ब्रिटिश काल में हुए किसान आंदोलनों पर हम बात कर रहे थे और पिछले वीडियो में हम देख चुके थे कि ब्रिटिश काल जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन हैं उनमें हमने अलग अलग किसान आंदोलनों को देखा था। जहां पर पवना किसान आंदोलन में पवना के किसान कहते हैं कि हम महारानी की रैयत बना रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय के किसानों को ये नहीं मालूम था कि उन्हें विद्रोह किसके खिलाफ करना है। उन्हें लगता था कि ज़मींदार वर्ग जो सूदखोर है, जो साहूकार वर्ग है, वो उनका शोषण कर रहा है, तो अगर उन्हें हटा दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जबकि 20वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि राष्ट्रवादी आंदोलन और कांग्रेस जैसे संगठन का प्रभाव बढ़ता है, महात्मा गांधी का प्रभाव बढ़ता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि अहिंसक आंदोलन होते हैं। जबकि 19वीं और 20वीं शताब्दी में एक या दो आंदोलनों को छोड़कर ज़्यादातर आंदोलन हिंसक प्रवृत्ति के थे। और 20वीं शताब्दी के आंदोलनों की एक विशेषता ये भी होती है कि यहाँ पर ये सीधे तौर पर जमींदारों और जो सूदखोर या साहूकार जो शोषक वर्ग है, जो प्रत्यक्ष रूप में शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो होते ही हैं। ये ब्रिटिश सरकार का भी विरोध करते हैं क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक चेतना का विकास हो चुका होता है और इन्हें ये पता होता है कि इन्हें नियुक्त करने का काम, जो उन्हें प्रत्यक्ष रूप में शोषण कर रहे हैं, उन शोषितों को नियुक्त करने का काम ब्रिटिश सरकार कर रही है। तो अगर हम ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाएं तो वो भी यहाँ पर से इन्हें हटा सकती है। तो न केवल ये विद्रोही जो इनके शोषण करता है उनको हटाने के लिए यहाँ पर आंदोलन होते हैं, बल्कि ये अंग्रेज़ी सरकार को हटाने के लिए भी आंदोलन करते हैं। जो अब इन आंदोलनों को देखते हैं, ब्रिटिश काल में कृषक आंदोलन होते हैं। अब देखो यहाँ पर एक कृषक आंदोलन हमें गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पर 1872 से 76 के बीच में देखने को मिलता है। अब ये दक्कन का कृषक विद्रोह होता है 1875 में, ठीक है। इस समय पर गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जिसका टाइम पीरियड होता है 1872 से 76। दक्कन का कृषक विद्रोह 1875 ईस्वी, इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू होती है। अब हम देखते हैं कि दक्कन क्षेत्र में और मद्रास क्षेत्र में ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो ये था कि शोषण ज़मींदारी प्रथा में ज़्यादा हो रहा था, जो सिर्फ कहने की बात थी। सबसे बड़ा कारण ये था कि बंगाल क्षेत्र में उन्होंने स्थायी बंदोबस्त और ज़मींदारी प्रथा लागू कर दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़मींदार पहले से ही स्थापित थे। अब इन क्षेत्रों में ज़मींदार थे नहीं, इसलिए वह किसको स्थापित करते? इसलिए वह कहते हैं कि हम सीधे तौर पर किसानों से ही यहाँ पर टैक्स लेंगे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था यहाँ पर लागू होती है दक्कन कृषक विद्रोह क्षेत्र में, दक्कन क्षेत्र में। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के खिलाफ ये होता है कि भाई साहूकार और जो मारवाड़ी साहूकार है वो बहुत ही ज़्यादा हमसे बड़े ब्याज पर हमें लोन दे रहे हैं और फिर शोषण हमारा यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो पुरानी फिल्में, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि भैया एक आदमी ने लिया है कर्जा और उस कर्जे को उतारने के लिए उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर कर्जा चुकाती है, लेकिन कर्जा उतरता नहीं है। तो ये साहूकारी व्यवस्था थी और इसके खिलाफ यहाँ पर आंदोलन होता है। सिरूर तालुका से शुरू होकर पूना और अहमदाबाद तक ये फैल जाता है और सरकार ने जांच के लिए 1875 ईस्वी में दक्कन उपद्रव आयोग गठित किया और जिनकी सिफारिशों के आधार पर 1879 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया जाता है और इस अधिनियम के माध्यम से किसानों को भूमि से बेदखली और साहूकारों के शोषण से सुरक्षा मिलती है। और पूना सार्वजनिक सभा ने कृषक आंदोलन का समर्थन दिया था। इस कृषक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण 1860 ईस्वी के अमेरिकी गृह युद्ध के शुरू होने के बाद दक्कन के किसानों से ब्रिटेन निर्यात करने वाले कपास उत्पादन हेतु मजबूर करना था। 1865-66 ईस्वी में अमेरिकी गृह युद्ध समाप्ति के बाद दक्कन क्षेत्र से कपास को हतोत्साहित करना था, जिससे दक्कन के किसानों को व्यापक नुकसान हुआ। क्योंकि यहाँ पर अमेरिकी गृह युद्ध शुरू होने के बाद जो निर्यात यहाँ पर ब्रिटेन ये कपास कर रहे थे, ये कपास उत्पादन के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन जैसे ही गृह युद्ध समाप्त होता है तो फिर से बड़े पैमाने पर अमेरिका से कपास का निर्यात करने लगते हैं। इससे होता क्या है कि भारत के जो दक्कन क्षेत्र के कपास उत्पादक किसान हैं
उनको नुकसान होता है, क्योंकि उनके कपास की कीमत तो गिरती ही है। अब ब्रिटिश सरकार उनको खरीदने से इनकार भी कर देती है। अब 1860 से 65 ईस्वी के बीच स्थानीय भू राजस्व अधिकारियों द्वारा भू राजस्व की दर 30% बढ़ा देना भी किसानों में असंतोष का कारण था। तो एक तो ये किसानों से कपास भी नहीं खरीदते, ऊपर से जो टैक्स है वो ऊपर से बढ़ा देते हैं। तो भैया कपास खरीदे ही नहीं रहे तो पैसे आएंगे कैसे, और पैसे आएंगे ही नहीं तो टैक्स बढ़ाने के बावजूद हम देंगे कैसे। तो यहाँ पर किसानों के बीच असंतोष फैलता है और फिर ये विद्रोह होता है। अगला विद्रोह हम देखते हैं फड़के विद्रोह। और 1879 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन, जिनका कार्यकाल 1876 से 1880 होता है, इनके समय पर यह विद्रोह होता है। इनके जो प्रमुख नेता होते हैं वो होते हैं वासुदेव बलवंत फड़के। अब स्थानीय किसान व रामोसी समुदाय को संगठित करके महाजनों और सरकारी दफ्तरों पर ये डाके डालते हैं और हिंदू राज्य की स्थापना करने का नारा देते हैं। 1880 ईस्वी में फड़के गिरफ्तार होते हैं और 1883 ईस्वी में जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। मोपला विद्रोह की बात करते हैं। 1921 ईस्वी और 1921 में गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड रीडिंग, जिसको वायसराय भी हम कहते हैं। 1921 से 25 ईस्वी तक रीडिंग का कार्यकाल होता है और मालाबार क्षेत्र केरल में मोपला विद्रोह हमें देखने को मिलता है। मोपला निम्न जाति के हिंदू जो धर्मांतरित होकर मुस्लिम बन चुके थे वो यहाँ पर तिया या चेरूर कहलाते थे। वहीं जमींदार वर्ग नायर या नंबूदरी पात कहलाता था। सवर्ण हिंदू जो था तो यहाँ पर जमींदार वर्ग के खिलाफ यह आंदोलन शुरू होता है और बाद में यह हिंसक हो जाता है। और फिर हम ये देखते हैं कि आंदोलन आगे चलकर जो होता है क्या होता है, धार्मिक आंदोलन ले लेता है। वहाँ पर ये हिंदू और मुस्लिम आंदोलन के रूप में बन जाता है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर लड़ने लगते हैं। और कहते हैं कि इस आंदोलन की बढ़ती हुई हिंसा को देखकर भी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में त्यागा था। अब जमींदार वर्ग को जैनमी वर्ग कहा जाता था और 1836 से 51 ईस्वी के दौरान मोपलाओं के 22 विद्रोह हुए थे और 1921 ईस्वी में असहयोग और खिलाफत आंदोलन के दौरान मोपला किसान आंदोलन पुनः प्रारंभ होता है। यह आंदोलन स्थानीय नेता याकूब हसन, मोइनुद्दीन कोया और कुन अहमद हाजी अली मुसालियर के नेतृत्व में होता है। प्रारंभ में यह आंदोलन शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से चल रहा था और इस पर गांधीवादी विचारों का प्रभाव था और गांधी जी और कांग्रेस ने भी इसका समर्थन दिया था। क्यों? क्योंकि यह शुरुआत में अहिंसक तरीकों से, शांतिपूर्ण तरीकों से चल रहा था। बाद में यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तथा खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत ने भी यहाँ पर किसानों के समर्थन में आवाज़ यहाँ पर उठाई थी। अब होता क्या है कि पुलिस द्वारा अली मुसालियर को मस्जिद से गिरफ्तार करने के बाद अब मस्जिद के अंदर वो नमाज़ वगैरह पढ़ रहे होते हैं और उस दौरान पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। आंदोलन यहाँ पर सांप्रदायिक रंग ले लेता है, जिसमें सरकार की भी यहाँ पर भूमिका रहती है और सरकार पूरी तरह से इसको सांप्रदायिक रंग देने का काम करती है। कुन अहमद हाजी के विरोध के बावजूद विद्रोही मोपला किसानों ने जमींदारों के घरों के साथ साथ यहाँ पर जो कुन अहमद हाजी होते हैं वह हिंसा के सख्त खिलाफ होते हैं और वह नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पर हो। लेकिन उनके विरोध के बावजूद यहाँ पर जो विद्रोही मोपला किसान होते हैं वह अनियंत्रित हो जाते हैं और जोश में आकर जमींदारों के घरों के साथ साथ मंदिरों पर भी आक्रमण करते हैं और कई हिंदुओं की यहाँ पर हत्याएं की जाती है। साथ ही यहाँ पर बाद में परिणाम स्वरूप कांग्रेस व गांधी जी इस आंदोलन से अपना समर्थन वापस ले लेते हैं और गांधी जी के असहयोग आंदोलन को त्यागने और उसको रद्द करने में न केवल चोरा चोरी घटना का यहाँ पर रोल होता है बल्कि इस घटना का भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब अगला जो आंदोलन होता है वह होता है चंपारण किसान आंदोलन 1917 ईस्वी और इस समय पर जो वायसराय था वह था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 1916 से 1921 ईस्वी इसका कार्यकाल था। जबरन नील की खेती तिनकटिया पद्धति के विरुद्ध नेता गांधी जी और राजकुमार शुक्ला। तो यहाँ पर क्या होता है कि होता क्या है कि जो जबरन किसानों से नील उत्पादन करवाया जाता है।
तो यहाँ पर जो राजकुमार शुक्ल जी होते हैं वह यहाँ पर गांधी जी को आमंत्रित करते हैं और राजकुमार शुक्ल जी के निवेदन पर ही गांधी जी चंपारण क्षेत्र पर जाते हैं और फिर आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और यहाँ पर यह आंदोलन गांधी जी का सफल होता है और यहाँ पर ये पहला उनका बड़ा आंदोलन होता है। इससे पहले वह अहमदाबाद जो मजदूर मिल है उनकी समस्याओं को सुलझाते हैं। यहाँ पर देखिए कि खेड़ा किसान आंदोलन 1917 ईस्वी में होता है और गवर्नर जनरल इस समय पर जो होता है वह होता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अब फिर अगला आंदोलन देखिए खेड़ा किसान आंदोलन 1918 ईस्वी। गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड यहाँ पर इस समय पर गवर्नर जनरल होते हैं और गुजरात में आंदोलन होता है और अकाल के बावजूद अकाल पड़ता है इस क्षेत्र में, उसके बावजूद सरकार कहती है कि आप टैक्स दो। तो भैया यहाँ लोगों के पास खाने को नहीं रहता और सरकार कहती है कि हमको टैक्स चाहिए। अब यहाँ पर नेताजी होते हैं गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और यहीं पर से वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर गांधी जी का प्रभाव पड़ता है और वो उनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज यहाँ पर से हो जाते हैं। फिर देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 ईस्वी के बीच में होता है और यह उस टाइम से होता है जब हिंसक आंदोलनों की प्रवृत्ति होती है। हालांकि यह एक अहिंसक आंदोलन के रूप में चलता है। मेवाड़ राजस्थान क्षेत्र में आंदोलन होता है और स्थानीय जमींदारों के शोषण, लगान की उच्च दर, लाग बाग एवं बैठ बेगार के विरुद्ध यह होता है और सबसे लंबा चलने वाला और पहला अहिंसक कृषक आंदोलन ये था। इसके नेता जी थे विजय सिंह पाल्थिक और माणिक्यलाल वर्मा इसके नेता थे। अब यहाँ देखिए बारदौली किसान आंदोलन 1928 ईस्वी। गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 के दौरान इस यहाँ पर लॉर्ड चैम्सफोर्ड होते हैं और 1928 में आंदोलन होता है और इसके नेता थे कल्याण जी मेहता, कुंवर जी मेहता और दयाल जी देसाई। काली पराग जनजाति के उत्थान के लिए कार्य किया था और इन्हें रानी पराग नाम से भी संबोधित किया जाता है इन्हें यहाँ पर। अब स्थानीय नेता कुंवर जी कल्याण जी ने स्थानीय कुनवी पाटीदार भूस्वामी वर्ग के शोषण के विरुद्ध कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया। यह विद्रोह अहिंसक तरीके से संचालित किया गया और कृषक महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। कांग्रेस और गांधी जी इसका समर्थन करते हैं और वल्लभ भाई पटेल जी को यहाँ पर नेतृत्व करने के लिए भेजा जाता है और आंदोलन की सफलता के बाद यहाँ पर जो बारदौली की महिलाएं होती है वह वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि देती है और वहीं पर से इनका नाम पड़ जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंदोलन के समर्थन में के एम मुंशी लालजी नारायण जी ने बम्बई विधान परिषद में यहाँ पर विधान परिषद से वह इस्तीफा दे देते हैं और गांधी जी इस आंदोलन के बारे में कहते हैं कि बारदौली आंदोलन स्वराज प्राप्ति के लिए नहीं था, लेकिन प्रत्येक आंदोलन हमें स्वराज के करीब ले जा सकता है। तो ये आंदोलन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सफल होता है। सरकार ने किसानों को स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की तथा लगान की बढ़ोतरी में कमी यहाँ पर की। साथ ही साथ यहाँ पर अगला आंदोलन जो होता है वह होता है एका आंदोलन 1921 से 22 के दौरान यह होता है और इस समय पर वायसराय होता है लॉर्ड रेडिंग। यह आंदोलन होता है अवध क्षेत्र में और यह किसान आंदोलन बढ़ी हुई लगान दरों, भूमि बेदखली तथा बेगार प्रथा के विरुद्ध था। यहाँ के किसान भू राजस्व कर नगद में परिवर्तित करवाना चाहते थे और यहाँ जो इसके प्रमुख नेता थे वह थे मदारी पासी और सहरेन। आंदोलन में किसानों के साथ साथ छोटे जमींदार भी शामिल थे और इस आंदोलन पर कांग्रेस और गांधी जी की विचारधारा का काफ़ी प्रभाव था और यह आंदोलन अहिंसात्मक सिद्धांतों पर आधारित था। आंदोलन के दौरान किसान भूमि में गड्ढा खोदकर पानी भरकर उस पानी को गंगाजल मानते थे और उस पानी की शपथ लेते हुए किसानों को ऋण न देने की शपथ लेते थे और इस तरह यह आंदोलन सफल भी होता है। तेभागा आंदोलन बंगाल में होता है 1946 में और इस समय पर गवर्नर जनरल थे वायसराय लॉर्ड बेबल थे और 1943 से 47 तक इनका कार्यकाल रहता है। एक बात जो आपको थोड़ी कन्फ्यूजिंग लग रही होगी कि भाई 1858 का महारानी घोषणा पत्र के बाद गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाता है, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि आम भाषा में हम इनको
सामान्य तौर पर गवर्नर जनरल भी कहते हैं, जैसे गवर्नर जनरल माउंटबेटन, वायसराय माउंटबेटन, तो ये दोनों ही टर्म यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर बटाईदार कृषकों द्वारा भूस्वामी जमींदार वर्ग के विरुद्ध यह आंदोलन था, और यह आंदोलन बटाईदार किसानों द्वारा भूस्वामी जमींदारों को उपज का आधा हिस्सा कर के रूप में देने के बजाय 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा यहाँ पर तेभागा भूस्वामियों को देने के मुद्दे पर बंगाल प्रांतीय किसान सभा के नेतृत्व में कंपाराम व भवानी सिंह द्वारा शुरू किया गया था। किसानों की इस मांग का समर्थन क्लाउड की अध्यक्षता में गठित बंगाल भू राजस्व आयोग ने भी किया था। और फिर हम एक महत्वपूर्ण और आंदोलन पढ़ते हैं, वह था तेलंगाना किसान आंदोलन। और तेलंगाना किसान आंदोलन 1946 से 1951 तक यानी कि आज़ादी के बाद तक चलता है। और इसमें हम देखते हैं कि जो गवर्नर वायसराय है लॉर्ड बेवल 43 से 47 तक, और फिर 47 से भारत की आज़ादी के बाद संविधान बनने तक माउंटबेटन होता है, और फिर उसके बाद में भारत सरकार के कार्यकाल में भी ये चलता है। हैदराबाद रियासत में यह चल रहा था, और यह आंदोलन स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध शुरू हुआ था, जो बाद में हैदराबाद के निज़ाम व उनके जर्राकारों के विरुद्ध हो गया। यहाँ पर तत्कालिक कारण था कि स्थानीय नेता कमरैया की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई थी। और अन्य कारणों की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वैश्विक मंदी और बढ़ी हुई महंगाई के दौर में रियासत द्वारा न्यूनतम मूल्य पर जबरन अनाज वसूलना भी था। तो भैया यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हर तरफ महंगाई बढ़ गई थी, और यहाँ पर सरकार न्यूनतम मूल्य पर जबरन अनाज वसूल रही थी कि अगर कहीं पर 100 रुपये किलो गेहूँ बिक रहा है तो ये उनसे 40 रुपये किलो गेहूँ खरीद रहे हैं। इस तरह से इनका शोषण हो रहा था, इसलिए किसान यहाँ पर विद्रोह करते हैं। इस आंदोलन के नेता सीपीआई यानी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता पी सुंदरिया थे, और आज़ादी के बाद हैदराबाद रियासत को समाप्त कर भारत में विलय करने की मांग भी करते हैं। तो यहाँ पर न केवल यह किसानों की समस्या से प्रेरित था, बल्कि यह आगे चलकर निज़ाम और रजाकारों के विरुद्ध हो जाता है, और यह स्वतंत्रता संग्राम में भी यहाँ पर योगदान देते हैं, और यह राजनीतिक उद्देश्यों को भी धारण कर लेता है। तो यहाँ पर हमने 20वीं शताब्दी के कुछ महत्वपूर्ण किसान आंदोलनों को देखा, जहाँ पर बारदोली में वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि मिल रही है, वहीं चंपारण में गांधी जी अपने अहिंसात्मक जो उपकरण है, उनका हथियार है, उसका बखूबी प्रयोग भारत में कर रहे हैं। तो इस तरह से 20वीं शताब्दी के कुछ प्रमुख किसान आंदोलनों को हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया, और इससे पहले हम 18वीं और 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलनों को देख चुके हैं, जहाँ पर हमने देखा था कि ज़्यादातर किसान आंदोलन हिंसक थे, इसलिए उनमें से ज़्यादातर किसान आंदोलन सफल नहीं हो पाए, जबकि 20वीं शताब्दी के ज़्यादातर आंदोलन अहिंसक थे। बिना किसी रक्तपात के यहाँ पर अपनी मांग मनवाने के लिए अजीब अजीब तथ्य यहाँ पर तरीके यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं। कहीं पर ऐसा हो रहा है कि पूरा का पूरा गांव, कर नहीं देना है इनको, तो पूरा का पूरा गांव शिफ्ट हो गया दूसरी जगह पर कि भाई आप नगर पालिका में कोई रहेगा तो आपको टैक्स देंगे ना। तो इस तरह से बहुत ही अलग अलग अहिंसक तरीकों से ये सरकार के सामने खड़े होते हैं, और कई बार सरकार को झुकना भी पड़ता है। क्या चाहिए दद्दू? पानी पीऊंगा। टाटा बाय बाय बोलो। टाटा बाय बाय।